सो वर्क क्या हुआ कि फिजिक्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने एकदम पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, एक नाम दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकली या व्हिच कैन बी मेजर्ड फिजिकली, मतलब लेंथ, ब्रेथ, ये सब तो हम लोग टेप, इंची टेप या कैलकुलेशन से मेजर करते हैं। तो कोई भी ऐसा टेक्निक जिससे कि हम लोग किसी चीज को मेजर कर सके, न्यूमेरिकल वैल्यूज में ला सके, उसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी में वर्क भी पड़ता है, यानी हम लोग को वर्क कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग काम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वर्क करना या कोई भी काम करना, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी लेबर को अगर हम लोग सपोज घर में लगाते हैं काम करने के लिए एनी लेबर, तो हम लोग बोलते हैं दिन के हिसाब से, एक दिन का काम करोगे, यहां से यहां तक काम कर लोगे, तुम्हारा काम खत्म हो गया। बट दैट इज नॉट हाउ फिजिक्स वर्क्स। हम लोग को वैसे नहीं करना है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए वर्क का। तो कैसे किया जाए? तो अर्ली साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि वर्क करना मतलब कोई ना कोई चेंज आना चाहिए किसी चीज में, जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं वहां पे चेंज तो आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। और बदलाव आने का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है डिस्प्लेस होना। वो बॉडी अपने जगह से दूसरे उठ के कहीं और जगह पे जाएगा। ये पूरा चीज जानने के बाद तुम लोग ये जरूर इसमें खोजोगे, मिलेगा भी, कि डे टू डे लाइफ में वर्क का डेफिनेशन और फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन में बहुत अंतर है। कह भी सकते हो कि फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन इज नॉट जस्टिफाइड। क्यों, किस तरीके से, पूरा जान लो फिर समझ में आएगा किस तरह से नॉट जस्टिफाइड। डे टू डे हमारा डे टू डे दिखता है जो वर्क, उसके कंपैरिजन में जस्टिफाइड नहीं है, बट फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज 100% जस्टिफाइड। तो क्या है इसके डिफरेंस, तो इसको जरा समझें। तो वर्क डन का मतलब हो जाएगा सिंपल सा कि कोई भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया हो। अगर हम एक बॉडी, सपोज एक चेयर है, उस चेयर पे वर्क डन कर रहे हैं, तो सजा रहे हैं या बना रहे हैं, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्क डन इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में वर्क डन करने का मतलब होता है कि उसको अपने जगह से हटा देना। सिंपल यही एक चीज है, और यही चीज दिमाग में रखना, कुछ और दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, अगर वो बॉडी चेंज कर रहा है अपना जगह, इसका मतलब समझ जाना है कि द वर्क इज डन, एल्स द वर्क इज नॉट डन। इन एनी कंडीशन वर्क इज नॉट डन। अगर वो बॉडी अपना जगह चेंज करके वापस वहीं पे आ जाता है, then the displacement is zero, then also the work is not done। ये भी याद रखना। That means वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? अभी जो वर्क डन है ना, यहाँ पे हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग दो क्लासिफिकेशन करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला निकाला गया था कि लेट अस फिक्स दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मत कर देना, डिस्टेंस मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, डिस्टेंस नहीं करना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करना है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है सब कुछ, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम होगा यहाँ पे फोर्स को लेकर। फोर्स अगर फिक्स रहा, फिक्स फोर्स रहा, यानी एक ही वैल्यू फोर्स का थ्रू आउट द मोशन, तब तो ये फॉर्मूला आराम से लग जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू चेंज हो जाता है, रह के चेंज हो रहा है, तो तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम लोग का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। वो कैसे काम करता है, क्या करता है, वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। बट लेट अस डिस्कस अबाउट दिस फॉर्मूला, या फिर द केस वेयर द फोर्स इज कांस्टेंट, यानी व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। When the force is constant, then suppose this is a object where force F is applied and this body displaces from here to here, यहाँ तक ये आ गया। The displacement is in this direction. Displacement is a vector quantity, so there has to be a direction of the displacement. Let this displacement S be in this direction. Then the work done formula will be omega equal to force into displacement. अब हम लोग चाहें तो इस केस में जहां पे when the force is constant, हमको मालूम है क्लासिफिकेशन क्या था, दो तरह का क्लासिफिकेशन था वर्क डन में, when the force is constant और when the force is variable। वेरिएबल वाला केस हम लोग थोड़ी देर बात कर रहे हैं। अभी हम लोग when the force is constant, ये थोड़ा इजियर होता है, इसको पहले करके समझ लेते हैं, फिर वेरिएबल वाला करेंगे। when the force is constant, यहां से यहां तक जब इसको मूव किए,
तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, और फोर्स जब यहाँ से यहाँ तक ले गए तो एक ही फोर्स है, एक ही टाइप का फोर्स दिया जा रहा है। वन न्यूमेरिकल वैल्यू है फोर्स का, सपोज 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन ही दिया जा रहा है यहाँ पे। तो 10 न्यूटन ऑफ फोर्स यहाँ से तक लग रहा है, तो फॉर्मूले में आराम से हम फोर्स में डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं वैल्यू, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का भी एक वैल्यू है, फोर्स का भी एक ही वैल्यू है, पुट कर दो निकल के आ जाएगा वर्क डन यहाँ पे। इट इज इजी। यहां पर भी हम लोग चाहें तो दो कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंस दे आर वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना, सिंस दे आर वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो तो ये फॉर्मूला लग रहा है, दैट मींस इज अ स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस? यहाँ पे दोनों के दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर नॉट सेम डायरेक्शन? तो हम क्या कर सकते हैं? तो लेट अस कंसीडर अ जनरलाइज्ड केस व्हेन दे आर इन नॉट सेम डायरेक्शन। That means suppose there is a body here, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है थीटा पे, सपोज there is a force making angle theta with the horizontal, और जब इधर लगा रहे हैं, मान लो इधर टान रहे हैं इस बॉडी को, और ये बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन, ये रहा S, यानी डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है और फोर्स कहीं और हो रहा है, बीच का एंगल हमको नहीं पता थीटा है, ये फोर्स इधर भी हो सकता है, घूम के इधर भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ये एंगल थीटा है बीच में। तो इन दैट केस क्या होगा? तो एक चीज याद रखना, ये जब फॉर्मूला सोचा गया था ना, ये फॉर्मूला इसी स्पेशल केस को ध्यान में रख के ही सोचा गया था। ये फॉर्मूला तभी लगाओगे, ये वर्क डन का फॉर्मूला तभी काम करता है व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अब चाहे तुम फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट पे निकाल दो, चाहे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स पे निकाल दो, किसी एक का कंपोनेंट निकालो और दोनों को सेम डायरेक्शन में करो। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे हम पहला केस पकड़ते हैं, व्हेन द फोर्स का कंपोनेंट को हम रेजोल्यूट करते हैं, व्हेन द फोर्स इज रेजोल्यूटेड, देख लो व्हेन फोर्स इज रेजोल्यूटेड, या फिर रेजोल्यूटिंग द फोर्स ऐसा लिखते हैं, बेटर होगा समझना, रेजोल्यूटिंग फोर्स। क्या होगा, हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था वेक्टर्स एंड स्केलर्स में कि कोई भी वेक्टर अगर एक एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, तो हम लोग इसको रेजोल्यूट कर सकते हैं। तो फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा F cos थीटा, और इधर आ जाएगा F sin थीटा। नाउ अब हम लोग को डेफिनेशन मिल गया, एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स मिल गए। नाउ वी कैन पुट फॉर वर्क डन, फॉर्मूला फॉर वर्क डन, इट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स व्हिच इज F cos थीटा into displacement. Together it can be written as Fs cos theta, work done. अगर हम लोग इसी केस में डिस्प्लेसमेंट को जब रेजोल्यूट करते तो क्या हो जाता, तो देख लो वो भी, रेजोल्यूटिंग डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। मेकिंग एंगल थीटा, तो S का कंपोनेंट इस पे गिरता, ये कहलाएगा S cos थीटा, और इसी का 90 डिग्री बना के इधर आ जाएगा S sin थीटा। ये हो गया दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो अगेन ये हो जाएगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में हम लोग इधर पकड़ेंगे, पहले ये डायरेक्शन हम लोग पकड़े थे, अब ये डायरेक्शन हम लोग पकड़ेंगे, दैट मींस आवर बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, हम लोग समझ लेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S cos थीटा। तो अगेन फाइनली क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू F S cos थीटा। चाहे तुम जिसको मन रेजोल्यूट करो, फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है। तो अब इस फॉर्मूले को जरा देखते हैं, अब ये जनरलाइज्ड केस को जरा स्टडी करते हैं, स्पेशल केस को इसी से निकाला जा सकता है, बट जनरलाइज्ड केस को पहले स्टडी करते हैं। यानी नेट आवर फॉर्मूला बिकम्स, द फाइनल फॉर्मूला वी गेट फॉर वर्क डन इज इक्वल टू F S cos थीटा, and since force and displacement are a vector quantity,
then we can write this as work done is equal to F dot S. This is known as scalar product और dot product. वेक्टर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था. This is the magnitude when it is represented in the form where we need to find magnitude. और ये हो जाएगा उसका वेक्टर के रूप में लिखने का तरीका. ये हो गया उसका दूसरा तरीका जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम लोग लेते हैं एफ और एस और कॉस थीटा, और ये हो गया उसका वेक्टर के रूप में लिखने का. एक ही इक्वेशन को दो तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, वेक्टर रूप, मैग्नीट्यूड का. नाउ एफ डॉट एस इज द फाइनल एंड द रियल इक्वेशन फॉर वर्क डन. नाउ यहाँ पे वर्क डन हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि व्हेनेवर वी यूज अ डॉट प्रोडक्ट और अ स्केलर प्रोडक्ट, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी. That means work done clearly here can be noted that work done is a scalar quantity and it does not have any direction. जाहिर सी बात है, काम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं मैटर नहीं करता है, काम काम की तरह होता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है. तो दिस इज आवर वर्क डन. अब यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें थीटा कॉस थीटा, अब ये कॉस थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करता है, तो इट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1. यानी cos थीटा अपने अंदर वैल्यू ले सकता है -1 से लेकर +1 तक. ये जो केस हम लोगों ने देखा, दिस इज अ स्पेशल केस वेयर द वर्क डन इज मैक्सिमम. मैक्सिमम कब होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में अगर ये मूव भी कर रहा है तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा वहां पे. दैट मींस दिस इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव वर्क डन और मैक्सिमम वर्क डन. मिनिमम वर्क डन कब होगा, मिनिमम वर्क डन यानी नेगेटिव वर्क डन कह सकते हैं उसको, बिकॉज मिनिमम तो 0 पे नहीं रुकता है, तो नेगेटिव में भी जा रहा है. अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है. अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और अब इसको अच्छे से केस बाय केस स्टडी करते हैं. तो जब केस बाय केस इसको स्टडी करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन का मतलब हो जाता है व्हेन, एक ही बात याद रखना, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, व्हेन cos theta gives a positive value. अब cos थीटा को पॉजिटिव देने के लिए तुमको जो करना है वहां पे करोगे. मतलब ये अगर ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक रहा, ये अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है, पकड़ ले डिस्प्लेसमेंट, हम लोग हमेशा उस डायरेक्शन में पकड़ लेते हैं. चलो, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर जा रहा है तो फोर्स जो ये रहा फोर्स, ये हो गया, अगर इधर भी अगर सट जाए पूरे इसके साथ तो हो जाएगा 0 डिग्री, और अगर यहां पे आ जाए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. ना cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है. दैट मीन्स अगर ये इस पे सट जाए पूरा तो 1 देगा वैल्यू, और पूरा परपेंडिकुलर बन जाए तो 0 देगा वैल्यू. सोच के देखिए, सीधी सी बात है. अगर मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये इधर मूव करवाना है, अगर हम इसको इधर ठेल रहे हैं इस तरफ, तो ये बॉडी इस तरफ कैसे मूव करेगा, ये तो इस तरफ मूव करेगा ना. सिंपल सा बात है यहाँ पे. तो अगर इस पे एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, द बॉडी विल नेवर मूव इन दिस डायरेक्शन. नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी एबल टू मूव द बॉडी इन दिस डायरेक्शन. दैट मीन्स दिस इज गिविंग अस अ 0 वर्क. सो कम से कम थोड़ा तो कंपोनेंट होना पड़ेगा, तभी तो बॉडी डायरेक्शन में मूव करेगा. सो हियर a 0 work done is found when the force is perpendicular to the displacement, and the maximum work done is found when it is in parallel, when it is along the direction of displacement. अब अगर 90 डिग्री से एक्सीड कर जाए, यानी cos 90 और cos 180 के बीच में जितने भी वैल्यूज होते हैं ना, वो सारे के सारे वैल्यूज नेगेटिव देते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, cos 0 से cos 90 के बीच में हम लोग को पॉजिटिव मिलता है, cos 90 के बाद, cos 90 के बाद से cos 180 तक. ठीक इधर जो ऑब्टेन किया गया वैल्यू cos का, उधर ही वही वैल्यूज मिलेगा लेकिन नेगेटिव में मिलेगा. फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग को इलस्ट्रेट करने के लिए हम दिखाएं, तो अगर ये 0 डिग्री पे ले जाओगे तो cos 0 यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसका निकाल रहे वैल्यू, cos थीटा का, तो cos 0 1 दे देता है. बीच में ले जाते हैं cos 45 अगर हम लोग कर दिए यहाँ पर, तो
1/√2। cos 90 अगर कर दिए तो 0। ठीक वैसे ही cos 135, यानी कि यहां से करोगे तो 45 डिग्री आएगा, लेकिन हम लोग यहां से मापते हैं तो 135 होता है, यानी cos 135 दे देगा -1/√2, और इधर हम ले जाएंगे तो समझ ही पा रहे हो, ये देगा -1। हर एक वैल्यू यहां से लेके यहां तक आया हुआ हर एक वैल्यू, यानी 1 से लेके 0 में जाया हुआ हर एक वैल्यू का यहाँ पे तुमको मिरर इमेज मिल जाएगा, वो माइनस में मिल जाएगा। तो फोर्स अगर मोर देन 90 डिग्री हो जाए, यानी ऑब्ट्यूस एंगल अगर ये बना रहा है, तो समझ जाना वहां पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो अब से अगर याद रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि पॉजिटिव वर्क डन when cos theta gives a positive value, that is theta is greater than 0 degree but less than 90 degree। ये चीज याद रखना, when theta is greater than 0 degree but less than 90 degree, यहां से लेकर यहां तक के बीच में हम लोगों को मिलेगा पॉजिटिव वर्क डन। इक्वल टू 90 डिग्री कर देंगे तो 0 वर्क डन हो जाएगा, इसलिए लेस देन लिखे हैं, इक्वल टू नहीं लिखे। और इसी के बीच मैक्सिमम वर्क डन मिल जाएगा यहीं पे। मैक्सिमम वर्क डन कब होता है? मैक्सिमम वर्क डन तभी होगा व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क? ये नेगेटिव वर्क डन कब कहेंगे? अब तक तो समझ ही गए होंगे कि वो नेगेटिव वर्क डन तभी होगा व्हेन द एंगल ऑफ या द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर ये पुट कर सकते हैं, लेस ग्रेटर, ये यहां पे इक्वल टू पुट कर सकते हैं, तो यहां पर भी हम लोग ये लिख देंगे कि व्हेन cos थीटा गिव्स a negative value, और नेगेटिव वैल्यू कब देता है cos थीटा? दैट इज when थीटा is greater than 90 degree but less than equal to 180 degree, and then in that case we will get minimum work done. Minimum work done is equal to cos 180 degree, which is equal to -1. That means theta is equal to 180 degree, and in that case work done is equal to minus Fs. मिनिमम कह सकते हो इसको, लेकिन फिजिक्स की भाषा में अगर कहोगे, फिजिक्स की दुनिया में आ जाओगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में किया गया वर्क। बट सिंस दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी कैन कंसीडर दिस that the minus sign does not implies the direction of work done, because work done does not have any direction. Therefore, the minimum work done can be taken as in negative quantity. So, ये हो गया हम लोगों का minimum work done, and zero work done कैसा हो जाएगा हम लोगों का? Zero work done पता चल ही गया होगा when theta is equal to 90 degree, यानी when theta is equal to 90 degree और cos theta is equal to 0, या हाँ cos theta equal to 0 कह सकते हो, और cos 90 कर दोगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, या थीटा के बदले cos 90 कर दो। Therefore work done is equal to Fs cos 90, which is equal to total 0. That means work done is 0. अब यहीं पे ना एक सदियों पुराना एग्जांपल पूछा जाता है, बताया भी जाता है स्टूडेंट्स को चमकाने के लिए, बट उसका लॉजिक समझना जरा बढ़िया से। उसका लॉजिक क्या है? कुली का एग्जांपल यहाँ पे दिया जाता है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, हम लोगों ने सुना था, हमारे जो टीचर्स थे उन लोगों ने सुना था, शायद पता नहीं कब से चलते आ रहा है। बट द थिंग इज दैट ये एग्जांपल गलत तरीके से पेश किया जाता है।
एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहता है कि कूली को हम लोग पैसे क्यों दे रहे हैं, वो तो हमारा वर्क डन करता नहीं है। कैसे वर्क डन नहीं कर रहा है, अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। कूली क्या कर रहा है, हमारा वेट उपाय कोई भी चीज जो दिया गया है उसको उठाने के लिए, उसको उठा के सर पे रखा, तो उसमें ये बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। अब वो उठा दिया सर पे और आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब वो आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया तो कुछ देर दूर ले जाके फिर ड्रॉप, जब ले गया जहां पे ड्रॉपिंग पॉइंट है, जहां पे हम लोग छोड़ेगा, तो वो जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो फोर्स किधर लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है वो। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर उसके बाद अपने सर से उठा के सामान नीचे रख दिया। दैट मीन्स अगेन द बॉडी इज डिस्प्लेसिंग टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो द नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हम लोग डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट की। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां से यहां, तो इसको दो तरीके से पेश किया जाता है। पहला तरीका कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, जहां से उठाया नीचे नीचे रख दिए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क डन तो जीरो होना ही है। चलो फिर भी कोई मान लेता है कि चलो कोई बात नहीं, लास्ट वाला पार्ट हम छोड़ दें कि डिस्प्लेसमेंट हम जीरो पर नहीं करते हैं, वो बेचारा उठाया तो है, मेहनत तो किया है, तो ये वाला हम नहीं पकड़ते हैं। There is a displacement, there is a force, but the angle between the force and displacement is 90 degree. That means in this case the work done is 0 degree. Sorry, 0 work 0 degree नहीं, 0। तो अगर वर्क डन कूली ने कोई वर्क डन ही नहीं किया तो उसको पैसे किस बात के दिए जाएंगे? सिंपल सा सवाल होता है यहाँ पे। तो इसका आंसर यहाँ पर ये है, जरा समझिएगा बढ़िया से इसको, कि फोर्स इस डायरेक्शन में दिया जा रहा है बाय कूली। जब इसको सर के बल ऊपर उठाया जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज ऑलरेडी अ फोर्स इन एक्शन व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशनल। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग द लगेज डाउनवर्ड्स। यहाँ पे सपोज एक लगेज है, इसको ऑलरेडी नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट व्हेन द कूली pulls it upwards and puts it on his head, then he is doing a work against this force, और वो यहां से यहां तक बॉडी को उठा के अपने सर पे रख रहा है। यहां से यहां तक उठा के जब अपने बॉडी का सर, ये सर चीज जो है, जो बॉडी दिया हुआ उठाने के लिए लगेज, उसको उठा के जब सर पे रख रहा है, तो इट इज या ही इज डूइंग अ वर्क इन दिस डायरेक्शन, and the displacement of the luggage is also in this direction. That means the force and the displacement in this direction are matching the criteria set for work done. Thus, there is a work done in the vertical plane. Now, यहां से ये उठा लिया, वर्क डन कर दिया, और फिर उसके बाद ये दूसरा केस पकड़ो। जब ये सर पे रखा हुआ है वो लगेज, तब वो लगेज को जब वो आगे की तरफ लेके जा रहा है, तब ये फोर्स पकड़ेंगे, ये इधर से जा रहा है और लगेज जो सर पे है वो भी उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी उस वक्त देखेंगे हम लोग कि लगेज का डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और फोर्स भी इधर लग रहा है, तो उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पे। दो अलग अलग केस में इसको हम लोग तोड़ेंगे, दो अलग अलग केस में पकड़ेंगे, तो देखेंगे देयर इज वर्क डन बाय द लूप कूली, हेंस वी हैव टू पे द कूली। सीधी सी बात है यहाँ पे। सो दिस इज द एग्जांपल व्हिच इज ऑलवेज सेट टू अस। समझ लो इसको, कोई बताए तो बता देना, दिस इज द प्रॉब्लम हियर। दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन, एंड इसके आगे हम लोग मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हिडन क्राइटेरिया होता है वर्क डन में, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, आगे जाके खुद के एक्सपीरियंस से तुम लोग सीखोगे। तो वो कौन सा है हिडन क्राइटेरिया, उसको जरा समझो। जनरली ये बोल दिया जाता है कि एक बॉडी में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो देयर इज अ वर्क। सिंपल सी चीज है, बोल दिया था दे दो। बट एक चीज यहाँ नहीं बताया जाता है कि द फोर्स व्हिच हैज बीन अप्लाइड मस्ट बी अगेंस्ट अ फोर्स व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वहां पे बिना किसी फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम लोग वहां पे काम करें ना, तो मैं वर्क डन नहीं पकड़ा जाता है। वहां पे वर्क डन करने का मतलब होता है अपना एनर्जी खर्चा करना। अगर वो काम करते वक्त तुम्हारा एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट पुटिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट। There is no energy involved there, and since there is no energy involved there, therefore no work is done. क्योंकि वर्क डन का यूनिट ही होता है जूल,
यूनिट पे हम आते थोड़ी देर बाद में, लेकिन यहाँ पे ये बात समझना कि वर्क डन का मतलब होता है कि व्हेन द बॉडी इज डूइंग डिस्प्लेसमेंट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, ये बात सही है, बट ये बात याद रखना कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग फोर्स, वहां पे एक एग्जिस्टिंग फोर्स होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। जो भी केस हम लोग अर्थ पे समझते हैं, पढ़ते हैं, दैट वहां पे हम लोग समझना कि द एग्जिस्टिंग फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो फोर्सेस रहते हैं हमेशा। इसीलिए कोई भी काम हम लोग जो करते हैं अर्थ पे, यहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि अगेंस्ट एनी फोर्स किया जा रहा है, बट ऐसा कोई सिचुएशन जहां पे हम लोग देख लेंगे कि वी आर डूइंग एनी वर्क इन स्पेस और डिफाइंड सिस्टम, जहां पे ये बोल दिया जाता है कि इन दिस सिस्टम ओनली दिस फोर्सेस एग्जिस्ट, तो वहां पे हम लोग ये पकड़ना जरूरी है कि वेयर इज दैट एग्जिस्टिंग फोर्स जिसके अगेंस्ट हम लोग वो काम कर रहा है। तो हायर क्लासेस में जब भी जाओगे या कॉन्सेप्चुअल सम्स करोगे या फिर एडवांस में सम्स करोगे, तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बेसिक ये रखा जाता है, बेसिक दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो वहां पे ये बात ध्यान रखना एकदम अच्छे से कि देयर हैज टू बी एन एग्जिस्टिंग फोर्स जिसके अगेंस्ट हम लोग फोर्स न दे रहे हैं, जिससे कि हमारा एनर्जी खत्म हो रहा है। यही एनर्जी तो क्या होता है, जाता है, और वो जो पार्टिकल जो बॉडी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो सकता है, होता है, ये जरूर नहीं हो सकता है गिवन सर्टेन क्राइटेरियाज, नहीं तो हीट एनर्जी के रूप में एस्केप हो सकता है, किसी एक दूसरे एनर्जी के रूप में वो जा सकता है, बट हमारा एनर्जी खत्म होना चाहिए, या जो भी बॉडी वहां पे वर्क कर रहा है उसका एनर्जी खत्म होना चाहिए। दिस इज द मेन क्राइटेरिया, द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड डूइंग द वर्क, द एनर्जी शुड बी स्पेंट। किसी केस में अगर एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा है तो समझना कि वर्क इज नॉट डन, इवन इफ देयर इज अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन टू यू, if the energy is not being spent then no work is done there, ये बात हमेशा याद रखना वहां पे, दिस इज द हिडन क्राइटेरिया। नाउ अगर ये सारी चीजें हो गई है हमारी, यानी कांस्टेंट फोर्स का कहानी खत्म। नाउ लेट अस फाइंड अबाउट द यूनिट ऑफ द फोर्स।